नमस्कार। आज के गणित शिक्षण में मैं सुनील सिंह गसवाल विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 7 विषय गणित और अध्याय 1 पूर्णांक। चर्चा के बिंदु धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, संख्या रेखा, पूर्णांकों का योग और व्यकलन। पूर्णांकों के गुण जिनमें क्रम विनिमय गुण और नंबर 2 सहचार्य गुण। अगला टॉपिक है शून्य से गुणन, उसके बाद योज्य तत्समक और गुणात्मक तत्समक। धनात्मक संख्याएं, कोई भी संख्या 1 से लेकर और जितनी भी हम संख्याएं जानते हैं वो सभी इसमें आती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और कोई भी अन्य संख्या। ऋणात्मक संख्याएं, संख्याओं के आगे ऋण चिन्ह प्रयोग करने से हमारी ऋणात्मक संख्याएं बनती हैं। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और कोई भी अन्य संख्या इसके अंतर्गत आती हैं। अब देखते हैं पूर्णांकों में शून्य और सभी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं इसके अंतर्गत आती हैं। एक टेबल के माध्यम से जानते हैं कि पूर्णांक संख्याएं कौन सी होती हैं और कौन सी नहीं होती हैं। होती हैं शून्य और सभी धनात्मक संख्याएं जैसे +8, +9 या अन्य कोई भी संख्या। सभी ऋणात्मक संख्याएं जैसे ऋण 28, ऋण 19 या कोई भी अन्य संख्या जिस पर ऋण चिन्ह का निशान लगा हो। नहीं होने वाली पूर्णांक संख्याएं दशमलव वाली संख्याएं जैसे देख लेते हैं उदाहरण से 9.3 और 3.6। अंश और हर वाली संख्याएं जैसे उदाहरण लेते हैं 4/3, 5/6। अपरिमेय संख्याएं उदाहरण √2 और √5। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास संख्या रेखा। एक सीधी रेखा जिसके मध्य में शून्य अंक होता है और उस शून्य अंक के बाईं ओर चलने पर माइनस में अंक लिखे जाते हैं -1, -2, -3, -4 एंड इसी प्रकार से आगे। और दाईं ओर बढ़ने पर 1, 2, 3, 4 और 5। संख्या रेखा को एक प्रश्न के माध्यम से सीखने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है -5 को संख्या रेखा पर दिखाइए। तो एक संख्या रेखा खींचते हैं और इस पर हमें -5 दिखाना है। सबसे पहले मध्य में 0 को लेते हुए, क्योंकि -5 दिखाना है तो बाईं ओर हम नंबर लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5 और उसके बाद -5 पर इस प्रकार से निशान लगाते हुए हम संख्या रेखा पर -5 को प्रदर्शित करेंगे। अब हम सीखेंगे पूर्णांकों का योग। पूर्णांकों का योग करते समय होने वाली संक्रिया। पहली संख्या और दूसरी संख्या को अगर हम योग कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो किस प्रकार से एक जोड़ा जाएगा एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। इस प्रकार पहली संख्या धनात्मक है और दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो उस पर होने वाली संक्रिया घटाई जाएगी। तीसरे उसमें देखते हैं पहली संख्या ऋणात्मक है और दूसरी संख्या धनात्मक है तो संक्रिया होगी घटाने की। चौथे उसमें देखते हैं पहली संख्या है ऋणात्मक और दूसरी है धनात्मक तो संक्रिया होगी जोड़ने की। योग करते समय सबसे मुख्य जो बात ध्यान रखने वाली है वो यह कि जब भी हम उत्तर जो हमारा निकलेगा, जो आंसर आएगा, उस पर हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह प्रयुक्त किया जाएगा।
एक उदाहरण के माध्यम से पूर्णांकों का योग और व्यकलन देख सकते हैं। +8 और +2 को योग करना है तो आंसर आएगा +10 और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का प्लस। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। +6 और +-2 और जो आंसर है, जो उत्तर है वो है +4। व्यकलन में देखते हैं। -15 और प्लस करना है +6 को तो उत्तर आता है -9, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस। इसी प्रकार -18 प्लस योग करना है -8 को तो -26 और चिन्ह बड़ी संख्या का -18। इसी प्रकार पूर्णांकों का व्यकलन एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। पहली संख्या धनात्मक और हम पहली संख्या से दूसरी संख्या को घटा रहे हैं और दूसरी संख्या भी धनात्मक है तो इस पर होने वाली क्रिया घटाने की होगी। दूसरे उसमें देखते हैं। पहली संख्या धनात्मक है, दूसरी संख्या ऋणात्मक है तो संक्रिया जो यहाँ पर होगी वो जोड़ने की होगी। पहली संख्या ऋणात्मक, दूसरी संख्या धनात्मक तो संक्रिया जोड़ने की, और अंत में पहली संख्या ऋणात्मक और दूसरी संख्या ऋणात्मक तो यहाँ पर व्यकलन संक्रिया के अंतर्गत घटाने की संक्रिया संपन्न होगी। एक उदाहरण के माध्यम से पूर्णांकों का व्यकलन किस प्रकार किया जाता है। +8 और व्यकलन करना है या घटाना है +2 को तो जो उत्तर आता है वो +6 और चिन्ह बड़ी संख्या का। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। +6 माइनस करना है -2 को तो ये आंसर आता है +8 और चिन्ह बड़ी संख्या का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। -15 माइनस करना है +6 को और उत्तर आता है -21 और चिन्ह बड़ी संख्या का। अगला उदाहरण देखते हैं। -18 -8 तो उत्तर आता है -10 और चिन्ह बड़ी संख्या का। क्रम विनिमय गुण देख लेते हैं। योग की संक्रिया में जोड़ते समय क्रम विनिमय गुण क्या होता है। तो दो पूर्ण संख्याओं को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। जैसे कोई भी दो संख्याएं a और b तो उन्हें अगर हम क्रम बदल दें तो b को पहले और a को बाद में लिखें तब भी उनके उत्तर में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। 5 धन 3 या इसको पलट कर लिख सकते हैं 3 धन 5 तो इसका उत्तर दोनों ही कंडीशन में 5 + 3 में भी 8 और 3 धन 5 में भी 8 प्राप्त होता है। अर्थात इस बात से हम सीखते हैं कि पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ने की क्रिया या योग करने की क्रिया क्रम विनिमय होता है। अर्थात उनका क्रम बदलने से उनके उत्तर पर कोई फर्क नहीं आता। आइए कुछ उदाहरण क्रम विनिमय गुण के देखते हैं। 5 + 13 = 13 + 5 तो इसको हल करते हैं। 5 और 13 को जोड़ते हैं तो जो प्राप्त होता है उत्तर हमें 18 और इसी प्रकार 13 और 5 को जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है 18। तो इस प्रकार दोनों ही कंडीशन में 5 को पहले लिखने पर और 13 को बाद में लिखने पर और इसी क्रम में 13 को पहले और 5 को बाद में
अंकों का क्रम चेंज करने पर उत्तर हमें एक ही प्राप्त होता है और जो है 18। इस प्रकार यह नियम क्रम विनिमयता का नियम कहलाता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 7 + 5 और इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है 12 और क्रम बदलने पर देखते हैं 5 + 7 = ये भी प्राप्त होता है 12। तो यह भी क्रम विनिमय का नियम बनता है। इसी क्रम में तीसरा उदाहरण देखते हैं। 9 + 20 और इन दोनों को जोड़ने से बनता है 29 और क्रम बदलने पर देखते हैं 20 और 9 को जोड़ते हैं तो ये बनता है 29। तो इस प्रकार संख्याओं का क्रम बदलने पर योग में कोई अंतर नहीं आता। यही हमारा क्रम विनिमय का नियम बनता है। अब आते हैं पूर्णांकों के गुण के अंतर्गत क्रम विनिमय गुण चल रहा है और इसी क्रम में आते हैं व्यवकलन में। व्यवकलन अर्थात घटाना की संक्रिया, घटाना या ऋण। इस पर दो संख्याओं को लेते हैं, पहली संख्या a और दूसरी संख्या हमारे पास b। तो a में से b को घटाते हुए और इनका क्रम चेंज करेंगे तो b - a। तो इसका भी उदाहरण लेते हैं कि इस पर घटाने में क्रम विनिमय गुण लागू होता है या नहीं लागू होता है। तो पहली संख्या है 5 और -3 और इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है 2। क्रम चेंज करने पर देखते हैं 3 - 5 और इसका उत्तर हमें प्राप्त होता है -2। चूंकि 2 और -2 बराबर नहीं है, इसीलिए ये इस प्रकार का निशान लगाते हैं कि नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों बराबर नहीं है। अर्थात घटाने की इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि व्यवकलन या घटाने की प्रक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। कुछ और उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। पहला अंक है 10 और दूसरा अंक है 5। तो 10 में से 5 को घटाते हुए जो उत्तर प्राप्त होता है वह है 5 और इसको क्रम बदलने पर देखते हैं 5 में से 10 घटे तो उत्तर प्राप्त होता है -5। ये दोनों भी बराबर नहीं है, इसलिए व्यवकलन में क्रम विनिमयता का नियम लागू नहीं होता। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। 16 - 9 उत्तर प्राप्त होगा 7 और क्रम बदलने पर 9 - 16 उत्तर प्राप्त होगा -7। ये दोनों अंक भी बराबर नहीं हैं, इसलिए क्रम विनिमय नियम नहीं लागू होता। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। पहला अंक है 24 और घटाएंगे 9 को, उत्तर प्राप्त होता है 15 और क्रम बदलने पर 9 में से 24 घटाएंगे तो अंक तो वही प्राप्त होगा लेकिन माइनस चिन्ह के साथ। तो ये दोनों भी बराबर नहीं है। अर्थात जो व्यवकलन में या घटाने में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। इसी प्रकार गुणनफल की संक्रिया में देख लेते हैं क्रम विनिमय गुण को। तो दो संख्याएं हमारे पास a और b, क्रम बदलने पर b गुणा a। तो इस आधार पर एक उदाहरण लेते हैं। पहली संख्या है 5 और गुणा करेंगे 3 का, उत्तर प्राप्त होगा 15। क्रम बदलने पर 3 गुणा 5 करते हुए उत्तर प्राप्त होगा 15। दोनों ओर देखने पर 15 और 15 बराबर हैं, इसलिए पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन की संक्रिया में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि गुणन की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम कैसे लागू होता है। तो पहला उदाहरण है 9 गुणा 6 और जो उत्तर प्राप्त होता है वो है 54। और इसी प्रकार क्रम बदलने पर
6 गुणा 9 जो उत्तर प्राप्त होगा वह भी है 54। तो दोनों अंक बराबर हैं। तो इस प्रकार गुणन की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम लागू होता है। दूसरा एक उदाहरण देखते हैं। 8 गुणा 7 उत्तर प्राप्त होगा 56 और क्रम बदलने पर 7 गुणा 8 जिसका भी उत्तर प्राप्त होगा 56। इस प्रकार दोनों उत्तर बराबर प्राप्त हुए। तीसरा उदाहरण देखते हैं। 10 गुणा 6 उत्तर प्राप्त होगा 60 और क्रम बदलने पर 6 गुणा 10 का उत्तर भी प्राप्त होगा 60। इस प्रकार गुणनफल की संक्रिया में क्रम विनिमय का नियम लागू होता है। पूर्णांकों के अगले गुण में जो कि कहलाता है साहचर्य गुण, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले योग की संक्रिया में हम 3 अंकों को इसमें लेते हैं और जोड़ने की संक्रिया a प्लस b प्लस c, इन दोनों को ब्रैकेट में बंद करके और इक्वल साइन, उसके बाद a प्लस b, इन दोनों को ब्रैकेट में और प्लस c। तो जोड़ने की संक्रिया में a b प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c। कुछ उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। 5 प्लस और ब्रैकेट में 3 प्लस 4 और 5, 3 और 4 को जोड़ने पर उत्तर प्राप्त होता है 12। इसी क्रम में 5 प्लस 3 प्लस 4 और इसको भी जोड़ने पर उत्तर प्राप्त होता है 12। तो अर्थात पूर्णांक संख्याओं के लिए योग की संक्रिया में सहचारी नियम लागू होता है। कुछ अन्य उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं। 3 अंक हमने इसमें लेने हैं और 8 प्लस 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 8 प्लस 5 प्लस 7 और दोनों ही ओर जोड़ने पर प्राप्त होता है 20 और इस ओर भी 20। तो इस प्रकार साहचर्य नियम योग में लागू होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। 9 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9 प्लस 3 प्लस 6। इसको जोड़ते हैं और जो उत्तर प्राप्त होता है वह है 18 और इस ओर भी 18। तो दोनों ही मान बराबर हैं। अगला उदाहरण देखते हैं। 8 प्लस 2 प्लस 7 और जो उत्तर प्राप्त होता है वह है 17। इस ओर जोड़ने पर देखते हैं तो इस ओर भी 17 प्राप्त होता है। इस प्रकार सहचार्य गुण पूर्ण संख्याओं के लिए सहचारी होता है। पूर्णांकों के गुण जो कि सहचार्य गुण हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसके अंतर्गत गुणन की संक्रिया में a गुणा b गुणा c और b गुणा c को ब्रैकेट में बंद करते हुए बराबर के दूसरी तरफ a गुणा b और गुणा c। इस ओर हम देख रहे हैं कि बाद के दोनों अंक ब्रैकेट में बंद किए हुए हैं और बराबर के दूसरी तरफ पहले 2 अंक ब्रैकेट में बंद किए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें इन्हीं कोष्ठकों के अंदर के अंकों की गुणा करनी है और अपना उत्तर प्राप्त करना है। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। 5 गुणा 3 गुणा 4 और दूसरी तरफ कोष्ठक बदलने पर 5 गुणा 3 और गुणा 4। तो 3 गुणा 4 12 और 12 की गुणा 5 से और जो उत्तर प्राप्त होगा वह है 60। इसी प्रकार 5 गुणा 3 और उत्तर मिला हमें 15 और गुणा 4 करते हुए उत्तर प्राप्त हुआ 60। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दोनों ओर हमें 60 और इस ओर भी 60 उत्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार
पूर्ण संख्याओं के लिए गुणन की संक्रिया में सहचार्य नियम लागू होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको देख लेते हैं। अंक है हमारे पास 8 गुणा कोष्टक में 5 गुणा 7। इसी प्रकार दूसरी तरफ 8 गुणा 5 और गुणा 7। इसको हल करते हैं तो सबसे पहले 5 गुणा 7 गुणा करेंगे 35 और 8 से गुणा करने के बाद प्राप्त होगा 280। इसी प्रकार दूसरी ओर 8 गुणा 5 गुणा करके उत्तर प्राप्त हुआ 40 और 7 से गुणा करके उत्तर प्राप्त हुआ 280। तो दोनों ही ओर 280 उत्तर प्राप्त होता है। इस प्रकार गुणनफल के लिए सहचर्य नियम लागू होता है। अगला उदाहरण देखते हैं। 9 गुणा 2 गुणा 6। इसको हल करते हैं तो 2 गुणा 6 12 और 9 से गुणा करने के बाद 108। दूसरी तरफ 9 गुणा 2 उत्तर प्राप्त हुआ 18 और 6 से गुणा करने के बाद फाइनल उत्तर आया वो है 108। इस प्रकार दोनों ओर मान बराबर है। अगला उदाहरण देखते हैं। 8 गुणा 2 गुणा 7 और दूसरी ओर 8 गुणा 2 और गुणा 7। इसको हल करते हैं तो 7 दूने 14 और गुणा 8 से करते हुए 112। इस ओर गुणा करेंगे 8 दूने 16 और 7 से गुणा करते हुए 112। इस प्रकार सहचर्य नियम गुणन की संक्रिया के लिए सहचारी होता है। क्रम बदलने पर या कोष्टकों की स्थिति बदलने पर उस पर कोई फर्क नहीं होता। अगला टॉपिक है शून्य से गुणन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शून्य से किसी संख्या को गुणा करने पर उत्तर प्राप्त होता है शून्य, या शून्य से किसी संख्या को गुणा करने पर या उसका क्रम बदलने पर उस पर कोई अंतर नहीं आता और उत्तर हमें प्राप्त होता है शून्य। तो इसको उदाहरण की सहायता से देख लेते हैं। 5 गुणा 0 या 0 गुणा 5, दोनों ही स्थिति में उत्तर जो प्राप्त होता है वह है 0। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। संख्या है -7 या -7 और 0 से गुणा करने पर बराबर 0 की -7 से या उनका स्थान बदलने से उस पर कोई फर्क नहीं होता और उत्तर प्राप्त होता है 0। इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी पूर्णांक के लिए यहाँ पर 0 से गुणा करने के बाद उस पर उत्तर जो हमें प्राप्त होता है वह है 0। अब हम बात करेंगे योज्य तत्समक पर। योज्य तत्समक क्या होते हैं देखते हैं। जब हम किसी पूर्ण संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण संख्या जो भी नंबर हम 0 से लेकर और जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं और उस पर 0 को जोड़ने से फिर वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए इन पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ने पर उनके मान में अगर कोई फर्क नहीं आता है तो वह अंक हमारे पास 0 है। इसलिए 0 एक योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। उदाहरण के माध्यम से देख लेते हैं कि योज्य तत्समक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो हमारे पास अंक है -8 और उस पर 0 को जोड़ते हैं तो जो उत्तर प्राप्त होता है वह भी -8 प्राप्त होगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण देखते हैं। -10 और
इस पर अगर हम 0 को जोड़ें तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह भी -10। अंकों को जोड़ने पर उनके चिन्हों का ध्यान रखते हुए हम जोड़ने की संक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार भी चिन्हों का प्रयोग करते हुए हमें यह जोड़ भी करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। -23 और इस पर अगर हम 0 को या 0 को जोड़ते हैं तो उत्तर प्राप्त होगा -23। इसी क्रम में अगला प्रश्न 0 में -37 को जोड़ते हुए हमें जो उत्तर प्राप्त होता है वह है -37। इसी प्रकार से 0 में -59 को जोड़ेंगे तो क्या उत्तर प्राप्त होगा? -59। इसी प्रकार 0 में कौन सा नंबर जोड़ें कि हमें उत्तर प्राप्त हो -43? तो हमने पहले के प्रश्नों में भी देखा है कि इस प्रकार -37 प्राप्त हुआ तो हमने 0 में क्या जोड़ा था? -37। उसी प्रकार -43 प्राप्त करने के लिए हमें यहाँ पर क्या जोड़ना पड़ेगा? -43 और यही हमारा उत्तर होगा। इसी प्रकार -61 और उस पर क्या नंबर जोड़ें कि हमें उत्तर प्राप्त हो -61? तो इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने -23 में क्या जोड़ा था? 0 और उत्तर प्राप्त हुआ था हमें -23। इसी प्रकार -61 में 0 को जोड़ने से हमें उत्तर मिलेगा -61। तो आप देख रहे हैं कि 0 को जोड़ने से हमें वही पूर्ण संख्या प्राप्त हो रही है और इस प्रकार से इस प्रश्न में भी किसी भी अंक को लिखने से हमें उत्तर और वही संख्या प्राप्त हो रही है। अब हम चर्चा करेंगे गुणात्मक तत्समक। अभी तक हमने इससे पहले चर्चा की थी योज्य तत्समक यानी जोड़ने पर, और अब जैसा कि नाम है गुणात्मक यानी गुणनफल, तो पूर्ण संख्याओं के लिए एक जो संख्या है वह कहलाता है गुणात्मक तत्समक, क्योंकि एक के गुणा करने से किसी अंक पर कोई फर्क नहीं होता। जैसे कोई नंबर लेते हैं 15 और इस पर 1 की गुणा करते हैं तो क्या उत्तर प्राप्त होता है? 15। इसका मतलब है कि पूर्णांकों के लिए जो गुणात्मक तत्समक है वो कौन सा अंक है? 1। यानी 1 की गुणा से उस पूर्णांक पर कोई फर्क नहीं होता, इसीलिए 1 को गुणात्मक तत्समक अवयव कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं कि किस प्रकार से गुणात्मक तत्समक के प्रश्न हल किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न है -3 और गुणा कर रहे हैं हम 1 की, तो जो उत्तर प्राप्त हो रहा है वह है -3। इसी प्रकार गुणात्मक तत्समक है 1 और अंक है 5, जो उत्तर प्राप्त हुआ वह है 5। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं -4 और उस पर गुणा कर रहे हैं हम 1 की, तो क्या उत्तर प्राप्त होगा? जो पूर्णांक हमने लिखा हुआ है, और ये कौन सा पूर्णांक है? ये कहलाता है ऋण पूर्णांक। ऋण पूर्णांक। और इससे पहले जो 5 था वो कहलाता है धन पूर्णांक। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं 1 और गुणा करेंगे 8 की, तो उत्तर प्राप्त होता है 8। इसी क्रम में 1 गुणा और ऋण 5 की गुणा करेंगे तो जो प्राप्त होगा वो वही पूर्णांक। इसी क्रम में 3 गुणा 1, उत्तर प्राप्त हुआ 3। अगले प्रश्न में 1 गुणा
6 और उत्तर प्राप्त हुआ -6 और ये अंत में 7 गुणा 1 और उत्तर प्राप्त होता है 7। इस प्रकार इन उदाहरणों की सहायता से हम देख रहे हैं कि 1 का अंक और उससे गुणा करने पर वही पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसीलिए 1 को गुणात्मक तत्समक अवयव कहा जाता है। हमने चर्चा की धनात्मक संख्याएं क्या होती हैं, ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा पर किस प्रकार से अंकों का प्रदर्शन किया जाता है, पूर्णांकों का योग और व्यकलन किस प्रकार से किया जाता है, पूर्णांकों के गुण, क्रम विनिमय गुण और साहचर्य गुण, उसके बाद शून्य से गुणन, योज्य, तत्समक और गुणात्मक तत्समक। आज के जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की है उसके मूल्यांकन के अंतर्गत हम देखते हैं कि संख्या रेखा पर दाहिने ओर जाने पर कौन से पूर्णांक प्राप्त होते हैं, धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक। तो आपने संख्या रेखा पर ध्यान से देखा होगा कि दाहिनी ओर या बाईं ओर जाने पर कौन से अंक प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार संख्या रेखा पर शून्य की स्थिति कहाँ पर होती है, दाहिनी ओर, बाईं ओर या मध्य में। मूल्यांकन हेतु एक प्रश्न आप सभी के लिए है कि दोपहर 12 बजे तक तापमान 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर था। यदि आधी रात तक 2 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति घंटे की दर से अगर यह कम होता है तो सबसे पहला प्रश्न, किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, आधी रात को यानी ठीक 12 बजे जो तापमान होगा वह क्या होगा। तो दोपहर 12 बजे से तापमान को आप काउंट करेंगे और धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों का यूज करते हुए आप इन दोनों प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। गृह कार्य के अंतर्गत जो भी योग का व्यकलन और योग हमने सीखा है उसी पर आधारित यह प्रश्न है। +15 योग की क्रिया करते हुए +12 को जोड़ना है और यहाँ पर आंसर आएगा +27। इस प्रकार बाकी प्रश्न भी आप सभी को हल करने हैं। किसी टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +5 यानी धन पूर्णांक 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं, यानी आपके 2 नंबर काट लिए जाते हैं। सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए भी आपके 2 अंक काट दिए जाएंगे। तो इस प्रकार जो हमारा पहला प्रश्न इस पर आधारित है कि राधिका कोई बालिका है और उसने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और 30 अंक प्राप्त किए, जबकि उसके 10 उत्तर सही पाए गए। और दूसरा जो बालक है जय, उसने भी सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और -12 अंक प्राप्त किए, तो उसने 4 उत्तर सही पाए गए। तो आपने बताना है कि राधिका और जय ने कितने प्रश्नों के उत्तर गलत दिए। तो यहाँ पर भी आपको धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांकों का प्रयोग करते हुए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करना है। आज के गणित शिक्षण में जिन बिंदुओं पर हमने चर्चा की तो आप सभी को उसमें आनंद आया होगा। धन्यवाद।